हरे कृष्णा। एनसीईआरटी रीडिंग में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के क्लास 6 के 7th चैप्टर पे चलते हैं। अशोक। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ये चैप्टर का नाम है। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिली। सड़क नोट नहीं, कड़क नोट। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। यहाँ चाहती थी, चलो ठीक है, दबा रखा था, चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? कोई भी है, छोटे बच्चे में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। तो एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य की बात कर रहा है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया था और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ये जैसे देख सकते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों तो अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य एक मिनट चाणक्य, या उनको और क्या बोलते हैं, कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। वंश क्या है कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। यानी पहला चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक तीसरे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। वंश के बाद क्या आता है? साम्राज्य में बहुत से नगर थे। एक साम्राज्य में बहुत से नगर होते ही हैं। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। आगे देखेंगे कि इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। अच्छा, पहले देख लेते हैं। ये साम्राज्य है, ठीक। मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। इसमें देखो, रेड कलर में जो है वो अभिलेखों के प्राप्ति स्थल है और ब्लैक कलर में महत्वपूर्ण नगर है। तो ब्लैक कलर में महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं? एक तो तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है और उज्जैन है। तक्षशिला आज का ये पाकिस्तान में पड़ता है और ये पाटलिपुत्र आज का बिहार की राजधानी पटना जो है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ये 3 प्रमुख नगर थे। और अभिलेख प्राप्ति जो हुई, गिरनार, सोपारा, सन्नाती, मस्की, ब्रह्मलिपि, तो ये जो रेड रेड हैं यहाँ पे टोपरा, यहाँ पे मिले हैं स्तूप, या स्तूप नहीं, ये अभिलेख। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न 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 भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। एक साम्राज्य से कैसे भिन्न है, यानी राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है।
एक राज्य होता है, एक साम्राज्य होता है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन। एक साम्राज्य का प्रशासन कैसे किया जाता है? तो चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे या घूमते रहते थे, और राजा के जासूस अधिकारियों के कलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। नजराना क्या होता था, पहले बताइए। तो जहाँ कर या टैक्स नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। सम्राट। राजधानी में सम्राट। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। क्या है? सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों पर को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। तो ये राजा के बारे में है। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में क्या लिखता है? यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 540 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? क्योंकि इसमें जहर होगा तो पता चल जाएगा। और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं, सबसे नीचे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीजें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। ठीक। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता पर अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख एक है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही,
राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने और दूसरों को उसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह विलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धम्म संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। क्या मतलब है इसका? धर्म जो है संस्कृत शब्द, एक धर्म जो है संस्कृत शब्द है। इसका अगर प्राकृत रूप करेंगे तो ये बनेगा धर्म। ठीक है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा आज का। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध किया, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था? अशोक ने धर्म जो चालू किया था, फिर वो था क्या? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके लिए क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों में के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ओके। अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब अब उनके बच्चों का विवाह होता है। बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब ये तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह समझते हैं और जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। कौन कौन से हिस्से थे? आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यदि आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं तो देखिए,
ये क्या होगा? आरंभी लिपि अ, आरंभिक ब्राह्मी जो होती है अ ऐसे लिखते थे, देवनागरी में ऐसे लिखते हैं, बांग्ला में अ ये है, मलयालम में ये है, तमिल में ये है, तो ज़्यादातर लगभग समानता है। अन्यत्र की बात करें जिस समय अशोक भारत में थे, तो मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 साल पहले, चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। 2000 वर्षों तक, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? उपयोगी शब्द की बात करें तो साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धर्म, ये तो पढ़ चुके हैं। और इसमें एक हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंट साल कौन सा होता है, तो इसमें एक है मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? 2300 साल पहले। ठीक, तो ये आज का रहा चैप्टर। और ये मानचित्र क्या है? मानचित्र रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। हाँ, थोड़ा ये मानचित्र को देख लेते हैं। ये रहा हमारा मानचित्र जिसमें भूमध्य सागर आपको दिख रहा है। यहाँ सिकंदरिया, दमिश्क, गाजा, गाजा पट्टी में आज भी जो लड़ाई हो रही है वो गाजा। और ये रोमन साम्राज्य, रोम साम्राज्य जिसको रोमन साम्राज्य भी बोलते हैं, इसमें जो ये लाइन आई है ये था रेशम मार्ग। ये यूराल नदी है, यूराल पर्वत है, जहाँ से एशिया और यूरोप अलग होते हैं। काकेशस पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है। इसमें फुल मैप में देखने पे समझ में आएगा कि कहाँ से, इसको अगर इधर करें तो छोटा नहीं हो रहा, तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से जब भारत के इधर से आते हैं, यहाँ भारत इस साइड, मैप में, बड़े वाले मैप में देखने पे समझ में आएगा। ये चीनी मार्ग के शासकों के मार्ग थे। और ये क्या थे? ग्रीन वाले कौन थे? इसमें ग्रीन दिख ही नहीं रहा। हाँ, ये वाला ग्रीन है। ये ग्रीन कौन था? मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। अध्याय 9 में पढ़ेंगे ये वाला। और ये ऑरेंज वाला कहाँ था? हाँ, ये थे, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे, ये वाली। ठीक, इसको आगे वैसे पढ़ा जाएगा। चलिए देखते हैं। मंगोलिया, मंगोलिया कहाँ है? चीन के जस्ट ऊपर थोड़ा सा, ये बड़े मैप में देखा जाएगा। वैसे ये इधर भारत दिख रहा है, ये रहा भारत। ठीक, ये चीन, और इसके जस्ट ऊपर आपको दिखेगा मंगोलिया, ये। ठीक है, तो ये बुक में अच्छे से दिख रहा होगा। इसमें यह है कि चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पत्तन में काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मानचित्र में पेडुका दक्षिण भारत में ढूंढो। पेडुका कहाँ है? ये रहा पेडुका, दक्षिण भारत में। ठीक है, अरिकामेडु को रोमन नाम था, 8 में पढ़ेंगे। आगे की बात करते हैं तो लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर, मौर्य साम्राज्य के स्थान पर, साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में, पश्चिम और उत्तर में, उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यमन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर और पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इसमें से कुछ राज्य 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 साल पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में अधिक जानोगे। उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। इनमें 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ।
दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों और पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी होते रहे जिन्हें सामान्य स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति, व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। ठीक, ये रहा चैप्टर 7। अब आगे बढ़ेंगे चैप्टर 8 पे, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।